अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़लैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलील खान। नाज़रीन, आज खान साहब ने एक स्टेप उठाया, एक अहम इजलास और हंगामी इजलास तलब किया पार्लिमानी अरकान का, और तमाम लोग उसमें फौरी तौर पर तलब किए गए। होना क्या था कि खान साहब ने ये चीज़ें प्लान करी हुई थी, या कोई ऐसी चीज़ सामने आई है जिसकी बदौलत खान साहब ने ये अचानक से एक हंगामी इजलास कंडक्ट किया, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर गौर किया गया। लेकिन सिर्फ हम ये देखते हैं कि हर दफ़ा इजलास होते हैं और तमाम अरकान असम्बली सेनेटर्स उसमें शिरकत करते हैं, सिर्फ चीज़ों या इश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है, मगर उनका सॉल्यूशन निकालने की तरफ नहीं जाया जाता। इस इजलास में भी कुछ ऐसे ही देखा, महंगाई पे बात हुई और बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि सियासी अदम इस्तेहकाम बलूचिस्तान में नजर आया, उस पर भी काफ़ी बात की गई। जाम कमाल साहब वहाँ पर पहुंचे, खान साहब से मुलाकात करी, और उस पर उन्होंने शायद किसी दबाव का शिकार थे वो, शायद उन्होंने इसीलिए कोई ऐलान किया था ट्विटर पर कि वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। मगर अब जब खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि सिर्फ ऐलान था, मुस्ताफ़ी होने का एक तस्करा किया था, मैं मुस्ताफ़ी होने को तैयार नहीं हूं, तहरीरी तौर पे मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। दूसरी जानिब जो महंगाई पे बात करी गई, पार्लियामेंटेरियंस को और अरकान असम्बली को कहा गया कि आप जाएं, अपने इलाकों में बैठें और लोगों पे जो मसले मसाइल हैं या जो उनकी परेशानियां हैं वो जानने की कोशिश करें, उन्हें सॉल्व करें। ये हुआ क्या, खान साहब अचानक से कुछ वक्त के बाद एक छोटा सा इजलास कंडक्ट करते हैं और फिर उसमें अरकान असम्बली को इस तरह की हिदायत दी जाती है कि जाएं, लोगों से मिलें, मसाइल सुने। लेकिन होता क्यों है ये? क्या अरकान असम्बली सीरियस नजर नहीं आते? क्या खान साहब के जो अहकामात हैं वो हवा में उड़ा दिए जाते हैं? और हर दफा यही सूरत हाल शायद देखने को मिलती है। हुआ क्या इस इजलास के अंदर, या इस इजलास की कहानी क्या है, इसी पे मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है आलिया हमजा मलिक साहिबा हैं, जो कि पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं। आलिया साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। क्या हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हर दफ़ा ऐसी देखते हैं हम, इजलास होता है, हंगामी इजलास, खान साहब तलब करते हैं, अरकान असम्बली सेनेटर्स उसमें शिरकत करते हैं, इशूज़ पे बात होती है, मगर सॉल्यूशन नज़र नहीं आता। इस दफ़ा भी वही हुआ, ऐसा क्यों है? क्या दीगर अरकान असम्बली सीरियस नज़र नहीं आते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो ये ख्याल है कि हमारे कायद है, वो हमारे कायदे मोहतरम है, और हमारे कायदे मोहतरम हर पार्लिमानी इजलास के अंदर अपनी पार्टी को, अपने लोगों को वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अवाम से किस तरह से अपने रास्ते को तेज करना है। मेरा तो नहीं ख्याल, और हम तो उनको बिल्कुल इसी तरह एक लीडर के तौर पर उनके सारे अहकामात पर अमल भी करते हैं और मानते भी हैं, लेकिन उनका काम है हमारी तरबियत करना, उनका काम है हमारी रहनुमाई करना, उनका काम है कि हमें एक एक बात समझाना, और उनका काम है कि वो हमें ये बताएं कि हम किस तरह से अवाम की परेशानियों का मदावा कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो अपने अवाम का दर्द रखते हैं, वो हमें यही तरबियत दे रहे थे, वो यही हमारी रहनुमाई कर रहे थे कि आपने अपना रास्ता अवाम के साथ उस्तवार करना है। ये जो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन आई हुई है, ये जो इम्पोर्ट की चीजों के ऊपर इन्फ्लेशन आई हुई है, आपने अवाम के पास जाना है और अवाम को ये बताना है कि हुकूमत आपके साथ कब जाना है? 2 साल से 3 साल हो चुके हैं, कब जाना है? हर दफा हम ये इजलास देखते हैं, हंगामी इजलास के तौर पे बुलाया जाता है, खान साहब तलब करते हैं, सबको हर दफा हिदायत देते हैं। पिछले इजलास में भी हमने यही सुना था कि खान साहब ने हिदायत की कि अरकान असम्बली अपने हलकों में जाएं, लोगों से मिले, मसाइल सुने, फिर वही दोबारा से हिदायत दी। अरकान असम्बली सीरियस नजर नहीं आती कि काम को लेके? देखिए जी, हमारे सारे अरकान असेंबली जब असेंबली का सेशन नहीं होता तो अपने अपने हलकों में होते हैं, अपने अवाम के दुख दर्द में होते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा मैटर जो इस वक्त बार बार जो हमें लग रहा है जिससे हमारी अवाम गुजर रही है, वो महंगाई है। जबकि इस वक्त ये जो महंगाई है, सबको पता है कि ये एक ग्लोबल इशू है। पिछले चंद सालों के मुकाबले में इंटरनेशनल मार्केट में जो अशिया की कीमतें हैं वो दुगनी हो चुकी हैं। हमारे पास एक इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। अच्छा आली साहब, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगा, माजरा चाहूंगा इसके लिए। अच्छा, एक तरफ ये देखते हैं कि हम पहले महंगाई का जब रोना रोते हैं तो फिर ये कहा जाता है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से तमाम महंगाई हो रही है। आज भी इजलास में वही डिस्कस किया गया, लेकिन कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सॉल्यूशन किसी ने पेश नहीं किया। ऐसा हुआ क्या इजलास के अंदर? देखिए जी, सबसे बड़ी बात है, बात सिर्फ इतनी है कि पूरी दुनिया के अंदर 120% आपकी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर हम सिर्फ 20% प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। यही वो बात है जो प्राइम मिनिस्टर
इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि हमें अवाम को ये बताना है, हमें अवाम को ये समझाना है और अवाम के साथ रुजू करना है, क्योंकि देखिए हम ही वो लोग हैं जिन्होंने अवाम का मदावा करना है। हमें उन्हें ये बताना है कि यहाँ पर पाकिस्तान में कोई पेट्रोल के ज़खायर नहीं है, हमें पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है। जब दुनिया में 120% पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हुकूमत अपना पेट काट कर अपने अवाम को। अच्छा आलिया साहब, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, हमारे साथ कॉल पे रहिएगा। राना अरशद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हम राय रास्त मौजूद है हमारे साथ। राना साहब, एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि पीपल्स पार्टी को पहले तनकीद का निशाना बनाया जाता था कि वो डॉलर की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है, आज वही सूरत हाल है। फिर खान साहब कहते थे कि महंगाई हो तो उस मुल्क का उस वक्त का वजीर आजम चोर होता है, लेकिन पीटीआई शायद मानने को तैयार नहीं है कि कौन चोर है। अब जो सूरत हाल सामने आई है, आज फिर इजलास हुआ, उसमें इशूज को डिस्कस किया गया, अच्छी बात है डिस्कस किया गया, मगर रिजल्ट कोई नजर नहीं आता। आप समझते हैं कि ऐसे इजलास पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ, आपके चैनल का, आपकी पूरी टीम का, कि आप हमेशा नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर बात करने का मौका देते हैं। सही। मैं इंतहाई अदब से ये अर्ज करूंगा, शबाशी साहब के साथ मैं कैबिनेट मेंबर था पंजाब में, तो जो कैबिनेट मेंबर और चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी होती है महंगाई को कंट्रोल करना, सही, इश्यूज को टेकअप करना। अब आप देख लें, महंगाई की बात करते करते तो जब जून 2019 में जून 2020 में जब पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल मुफ्त हो गया था, फ्री मिल रहा था, तो यहाँ 70-72 रुपए कीमत थी और पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल नहीं मिल रहा था। मई में पेट्रोल मिला, जून में कम हो गया, और फिर जब 26 जून 2020 को 26 रुपए कीमत बढ़ती है, ओकरा नहीं बढ़ाता, फाइनेंस डिपार्टमेंट और प्राइम मिनिस्टर हाउस बढ़ाता है, तो फिर 1 घंटे के अंदर अंदर हर जगह पर पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल प्रोवाइड हो गया था। और वो मिनिस्टर नदीम बाबर साहब, उन पर जो एक्शन लेना था, जो 500-550 अरब का डाका आवाम की जेब पर डाला गया, तो उनको 10 माह के बाद फारिग किया गया। और उसी तरह आप चीनी को देख लें, चीनी पर कहते हैं जी हमने एक्शन ले लिया, जहांगीर तरीन को फ्री हैंड दे दिया, उससे एनआरओ लेके अपना बजट जो है पास करवा लिया, और चीनी आज 110 से 120 रुपए पूरे पाकिस्तान में हो चुकी है। तो गन्ना तो लोकल है। जब गवर्नमेंट कहती है बम्पर क्रॉप हुई है चावल की, यानी मूंजी की और गंदम की, तो गंदम, इनके फेडरल मिनिस्टर फखरे अवाम ने कौमी असम्बली में कहा कि गालबन 61 लाख मेट्रिक टन गंदम पैदा हुई, लेकिन पता नहीं चली कहां पे गई। राना साहब, क्या तो हमें क्या नजर आता है, ये असल महंगाई की वजह है क्या? एक तरफ तो ये कहते हैं कि डॉलर महंगा हो रहा है जिसकी वजह से कीमतें फिर बढ़ रही हैं, टैक्सेस बढ़ाने पड़ रहे हैं, फिर जरा पेट्रोल महंगा होता है तो फिर इंपोर्ट करते हैं, उसमें फ्रेट में किराया बढ़ता है जिसकी वजह से महंगाई होती है। क्या हुकूमत चल रही है अच्छे तरीके से, सिर्फ पेट्रोल महंगा हुआ है इसकी वजह से जो मईशत का बुरा हाल है वो है? जी। और पेट्रोल पर 40 रुपए के करीब जो लेवीज और टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ले रही है, वो किसकी जेब में डाले जा रहे हैं? वो फेडरल गवर्नमेंट की जेब में जा रहे हैं। आवाम परेशान है। 128 रुपए पेट्रोल 73 साल में नहीं हुआ था। बिल्कुल। ये सिटी एरिया में 128 रुपए पेट्रोल है। जाती एरिया में जहां पर पेट्रोल पंप नहीं है, वो ऑयल एजेंसीज हैं, वो 140 रुपए में पेट्रोल दे रहे हैं। किसान को, एक तालिब इल्म को, एक मजदूर को कोई पूछने वाला नहीं। गंदम हमारे दौर में 1400 रुपए मन थी, इन्होंने 1800 रुपए मन की। और गंदम जब हमारी गवर्नमेंट गई मई 2018 में, तो तमाम स्टॉक वाफर 2 साल के लिए मौजूद था। यार इनकी गवर्नमेंट आती है, गंदम गायब हो जाती है, और गंदम गायब करने वाला कौन है? अच्छा, ये तमाम चीजें मैं आपकी तरफ आऊंगा राना साहब। आलिया, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि ये तमाम चीजें हैं, फिर कल हमने ये सुना कि नवाज शरीफ नहीं बन सकते और ये लोग नवाज शरीफ बनना चाह रहे हैं, खान साहब नवाज शरीफ बनना चाह रहे हैं, लंदन भागना चाह रहे हैं, ये तमाम चीजें अपनी जेब में समेटने के बाद बाहर भाग जाएंगे।
क्या हो रहा है? यही सूरत हाल है, क्योंकि जब महंगाई होती है तो फिर खान साहब ने कहा था वजीर आजम चोर होता है। जी बिल्कुल जी, जब महंगाई होती है वजीर आजम चोर होता है, और वो चोर होते हैं जो अपनी जेबें भर रहे होते हैं, या वो लूट के मुल्क को उसी गंदम से और ये अपने किकबैक्स लेकर जो बाहर भाग जाते हैं बेबानी का बहाना बना के, वही वजीर आजम चोर होते हैं। आलिया साहबा, इस वक्त कौन अपनी जेबें भर रहा है? इस वक्त जेबें किसकी भरी जा रही है? देखिए बात मैंने अब ये कहा ना, मैंने बड़े आराम से इनकी बात सुनिए, मुझे अब जवाब जरा दे लेने दें। गंदम की कीमत खुद ये मान गए 1300 रुपए 5 साल के अंदर इन्होंने नहीं इंक्रीज की। आज जो किसान है उसको 1850 रुपए की गंदम मिल रही है। किसकी जेब में जा रही है? किसान की जेब में जा रही है। ये लोग जो है गन्ना 120 रुपए पर्ची पर देते रहे, सबसे खरीदते रहे, और अभी तक जो चौधरी शुगर मिल है वो 29 अरब की जो है किसानों की मकरूज है, उनकी पर्चियां आज तक वो किसान लिए फिर रहे हैं, ये लोग नहीं देते रहे। आज जो है 300 रुपए का हम गन्ना खरीद रहे हैं, और 300 रुपए पे भी बर वक्त कीमत उसको मिल रही है। तो इसलिए किसकी जेब में जा रहे? उस किसान की जो 60% ऑफ दिस पॉपुलेशन है। अब ये आज है, इन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा? इन्होंने एक ऐसा छोड़ा, एक ऐसी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी छोड़ी जिसपे गंदम, चीनी, मतलब पाम ऑयल, दालें, चावल, हर चीज तो हम बाहर से मंगवाते थे। हाँ, बम्पर क्रॉप आई है, बम्पर क्रॉप के साथ स्ट्रैटेजिक स्टॉक भी रखने पड़ते हैं। ये लोग 35 साल हुकूमत करते रहे, और इन्हें आज तक ये नहीं तो मतलब ये शिकवा है पीटीआई को कि इन्होंने 35 साल हुकूमत करी है, जो काम इन्होंने किया है हमें भी 35 साल मौका दिया जाए। मैंने तो अभी बात ही नहीं, हमने तो 3 साल, मैंने अभी बड़ी बातों का जवाब देना, आप इंटरप्ट करेंगे तो मेरी किसी बात का जवाब नहीं मैं दे सकूंगी। देखिए बात सिर्फ इतनी है, 35 साल में ये तबाह जिस चीज को कर गए, हमने 3 सालों के अंदर, चाहे आप गंदम की पैदावार ले लें, राइस की पैदावार ले लें, मकई की पैदावार ले लें, गन्ने की पैदावार ले लें, या आप कॉटन बेल्स ले लें। कॉटन बेल्स मतलब 7 मिलियन पर पहुंच गई थी, आज वो तकरीबन 9.37 मिलियन के ऊपर पहुंची हुई है। कैसी बातें ये यहाँ पर आकर करते हैं? इस मुल्क को अंधेरों में ये धकेल कर गए। बिजली के सौदे आज तक भुगत रहे हैं, गैस के सौदे आज तक भुगत रहे हैं। ये हुकूमत तो अपना पेट आलिया साहबा, यही अंधेरे थे, मैं कतई कलामी की माजरत चाहूंगा, यही अंधेरे थे जिसको खान साहब ने कहा था हम दूर करेंगे, 100 दिन में करप्शन खत्म होगी, बहुत अच्छा मुल्क हो जाएगा, और लोग बाहर से नौकरियां ढूंढने आएंगे। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वही अब बाहर नौकरियां ढूंढने जा रहे हैं। एक सेकेंड, मैं आपको मैं वही बताने लगी हूँ। ये वही मुल्क है जहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ब्लूमबर्ग के लिहाज से 2016 में बंद हो चुकी थी। आज उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से पिछले साल में $15 बिलियन, और इस एक महीने के अंदर $1.5 बिलियन की हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। आज वही टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिसके अंदर तकरीबन कोई 100 नए यूनिट्स लग रहे हैं, जिनमें 5 लाख नई नौकरियां मिल रही हैं, और कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज आईटी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। आज आपका जो सेक्टर, आपके ऑटो का सेक्टर उठाए, आप सीमेंट का सेक्टर उठाए, आप फर्टिलाइजर्स का सेक्टर उठाए, जो इंडस्ट्री ये लोग तबाह करके चले गए थे, आज आपकी हर इंडस्ट्री परफॉर्म करी है। आपका एलएसएम 18% तक इंक्रीज कर गए, जो एलएसएम ये 4 या 5% के ऊपर छोड़ कर देते। कौन सी बातें करते हैं? बात सिर्फ इतनी है कि चीज इकोनॉमी हमारी हमने रिवाइवल कर दिया है, अब अवाम तक उसके सम्राट हम लेकर जा रहे हैं। अब अवाम को सब्सिडी देने का और रिलीफ देने का वक्त आ गया, और अगले 2 साल हम सिर्फ अवाम को रिलीफ देंगे। अब आज आपने ये बात की नवाज शरीफ ना बने, नवाज शरीफ तो वाकई कोई नहीं बन सकता, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं, चाहे वो लंदन में जाए, चाहे वो कहीं भी जाए, तो हर तरफ से चोर चोर की आवाजें आएंगी और दूसरी आवाज नहीं आएगी। और कौन बनना चाहता है? वाकई कौन झूठा, कौन भगोड़ा, कौन यहाँ से मुल्क का पैसा लूट के 2 दफा अवाम को बेवकूफ बनाकर। और वो तो मुझे तो कल लग रहा था कि मरियम बीबी जितनी बातें करी है वो अपने वालिद मोहतरम या चचा मोहतरम के अगेंस्ट चार्ज। ठीक है आलिया साहब, ये वो लड़ाइयां हैं जो शायद कभी खत्म नहीं हो सकती। हम यही देखते हैं कि पिछले दौरे हुकूमत में जो हुआ और अभी दौरे हुकूमत में जो हो रहा है वो सब के सामने है। क्या लड़ाइयां हो रही हैं, सियासी लड़ाइयां हो रही हैं, एक दूसरे की जातियात पे जाया जाता है, फिर शहबाज गिल साहब का रद्द अमल सामने आता है। सियासी क़यादत या सियासी लीडर को इस तरह की सियासत करना ज़ेब देता है क्या?
जी बिल्कुल, मेरा यही मीडिया से सवाल है। वो मीडिया जो खान साहब के ओए कहने पर और मरियम बीबी को जो नानी कहने पर, जो वाकई काबिल मोहतरम रिश्ता है, वो तो नानी साहिबा है। अगर उनको किसी ने नानी कहा है तो उस पर जो वावेला मचाया जाता है। यहाँ हमारे अली अमीन गड्डापुर साहब जब ये कहते हैं कि आप जो मिशेल ओबामा साहब पैसे देकर गई थी अवाम को खर्च करने की बजाय वो आपने अपनी सर्जरी पर खर्च कर दिए, तो यहाँ पर पूरा मीडिया उमड़ आता है। लेकिन जिस तरह की बातें मरियम बीबी करके गई हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि कैसे कोई उसको कंडेम नहीं कर सकता। कहाँ है हमारे ये जो खवातीन की जमहूरियत के अलमबरदार, कहाँ है हमारी लिबरल ब्रिगेड? मैं यही सवाल कर रहा हूँ आलिया साहबा, ये जिस तरह से जातियात पे आया जाता है, कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, ये तमाम लोगों को जो पार्टी क़यादत संभाल रहे हैं उनको ये चीजें जेब देती है। मैं इस तरह से जवाब मांग रहा हूँ बस। मैं यही तो बता देती हूँ, इनको बिल्कुल जेब देती है क्योंकि इनकी तरबियत ही ऐसे हुई है। इनकी तरबियत होती कहाँ से? जब इनके वालिदे मौजूद। ठीक है, फिर वही बात हो रही है, दोबारा से जातियात पे आ जा रहा है। राणा साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, बहुत शॉर्टली आपसे जवाब चाहिए। यही सवाल आपसे भी है, जो सूरत हाल है सामने, फिर जातियात पे आ जाते हैं और फिर जिस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन होते हैं, शहबाज गिल साहब का फिर रद्द-ए-अमल सामने आता है। मैं यही सवाल आपसे करता हूँ, क्या पार्टी क़यादत या ऐसे लोग जो पार्टी को चला रहे हैं, जो पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं, वो ऐसी बातें करें जेब देता है? एक तो मेरा ख्याल है जो बातें माशाल्लाह ऑनरेबल ये मेंबर फरमा रहे हैं, शहबाज गिल के करैक्टर का इनको नहीं पता। वो फिर इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड चेक कर ले कि वहां से ये कैसे टर्मिनेट हुआ था, किस केस में टर्मिनेट हुआ था। कम राणा साहब मैं यही कह रहा हूँ, फिर वही दोबारा करैक्टर के ऊपर बात हो रही है। मैं यही कह रहा हूँ, क्या ये चीजें जेब देती हैं तमाम ऐसे लोगों को? राणा साहब आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मैं सुन रहा हूं। राणा साहब मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूं बस कि क्या ऐसे लोगों को जो पार्टी क़यादत संभाल रहे हैं, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोगों को ऐसे कैरेक्टर असैसिनेशन करना जेब देता है? बस इतना सा जवाब चाहिए, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा। नहीं, आप ब्रेक कर ले, मैं फारगो को जवाब दे लूंगा। मतलब आपने उनको आधा घंटा देकर। ठीक है आली साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिस पर आप कुछ कहने की कोशिश कर रही थी कि जो जातियात का मामला है वो नहीं उठना चाहिए और जो उठाते हैं उनके लिए सजा होनी चाहिए। क्या वाकई ऐसा है? देखिए जी, मैं सिर्फ इतनी बात करती हूँ कि ये बैठे हैं ना, ये यहाँ पर कंडेम करें मरियम नवाज साहिबा की लैंग्वेज को, ये यहाँ पर कंडेम करें कि उन्होंने किस तरह की बात की है। ये कंडेम करें अपने लीडर नवाज शरीफ के स्टेटमेंट को, जो मरियम जिसी के जो लेगेसी जो वो कैरी करके आ रही है, ये कंडेम करें शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट को जो वो देते रहे आज तक। ये कंडेम करें राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट, ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट को, ये सबकी स्टेटमेंट को कंडेम करें ना। अगर ये बदतमीजी पर आएंगे, अगर ये जातियात पर आएंगे, इसका मतलब है कि ठीक है, जातियात पे आएंगे तो फिर जातियात वाला अटैक ही मिलेगा, दोबारा से ऐसी जुमले मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। राणा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा, ब्रेक के बाद आपसे इस पे बात करेंगे कि और यकीनी तौर पे तफसीली आपने कहा कि जिस तरह मैं जवाब दूंगा ब्रेक के बाद। जो सूरत हाल है, क्या पार्टी क़यादत के जो लोग हैं या पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पाकिस्तान को दुनिया भर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ऐसे कैरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, क्या ये जेब देता है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे कि जो आज पार्लिमानी कमेटी का इजलास खान साहब ने कंडक्ट किया, उसमें इशूज़ डिस्कस किए गए और फिर उस पर सिर्फ इशूज़ ही डिस्कस होते हुए दिखाई दिए। आलिया हमजा साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। आलिया साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, फिर मैं राना साहब को टाइम दूंगा। आलिया साहब बताइएगा कि क्या आप जिस तरह डिस्कस कर रही थी इसको, कैरेक्टर असैसिनेशन की जो बात कर रही थी, यकीनी तौर पर जो कुछ वैलिड आपके रीज़न थे, क्या उस पर डिस्कस कर रही थी? आप इस हवाले से आगे कीजिएगा। आप राना साहब से बात ले लें और उसके बाद मैं इनका एक ही दफा जवाब दे दूंगी। आप राना साहब को कहीं अपनी बात कंप्लीट कर लें, बिल्कुल अपनी बात कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं जवाब दे देती हूँ। ठीक है राना साहब, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। वो पहले कह रही है कि आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिस्कस कर लें। राना साहब, क्या जातियात पे हमला करना किसी पार्टी क़यादत के या पार्टी किसी बड़े शख्सियत को जेब देता है? क्योंकि आप उनसे ही बात करना चाहते तो मैं सुन रहा हूं। राना साहब मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। नहीं, गुजारे ये है जी मेरे भाई
हमारे दौर में 1400 रुपए गंदम का रेट था और आज 1800 मान गंदम का रेट हुआ है, तो उस वक्त 4 रुपए की रोटी मिलती थी, 5 रुपए की भी थी। राणा साहब, ये गंदम का इशू हमने बैक कर दिया है, हम इसी पे बात कर रहे हैं। जो कैरेक्टर असैसिनेशन की बातें होती हैं, क्या वो जेब देते हैं लोगों को? मेरा ख्याल है, मैं सॉरी यार, मैं बस करता हूँ, आप बोल रहे, आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे। ठीक है राणा साहब कहिए फिर आप। ऐसे नहीं ना, जब कोई देख रहा होता है तो फिर बात करने की सवाल आप करें, आप मुझे इजाजत नहीं दे रहे। आपने कहा ब्रेक पे जाना है, फिर आपने उनसे शुरू कर लिया, तो मैं सुन लेता हूँ, आप प्लीज अपनी बात कर। राणा साहब, इसी तरह पहले आप होगा तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। मैं आप ही से बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन की बात होती है, आपने कहा था मैं ब्रेक के बाद इस पे थोड़ा डीपली आपको बताऊंगा, क्या वाकई ऐसा है, जेब देता है? मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। आप सवाल का लिए जवाब ले लें। जी, मैंने आपसे सवाल कर लिया, अब जवाब आपसे चाहिए। अभी मैंने नानी के रिश्ते की बात सुनी है, बिल्कुल। तो नानी का रिश्ता बहुत मुकद्दस रिश्ता होता है। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला सबको नानी और दादी और दादा बनाए, बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल। लेकिन जब हम नानी का ताना देते हैं तो अपने घर में क्यों नहीं देखते? तो वहां पर भी तो नानी है ना, उनकी तरफ भी देखें। ये जादू टूने जंतर मंतर से गवर्नमेंट चला जी। गालिबन शायद राणा साहब से टेक्निकी वजह पर आपता। जी राणा साहब, दोबारा में ज्वाइन किया। जी राणा साहब, कुछ कह रहे थे आप। और आज पाकिस्तान की 5.8 ग्रोथ रेट को जो वो 2019 में 1.9 पे आई और फिर उसके बाद 0.4 पे आई, और इसके जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। भाई हमने तो नहीं वादा किया था ना 1 करोड़ नौकरी का, इमरान खान ने किया 3 सालों में 100 दिन में इन्होंने जनूबी पंजाब का सूबा देना था। तो अब 3.25 साल में क्या हुआ? किसी ने पकड़ लिया? इससे बड़ा झूठ क्या होता है? और खुद इमरान खान ने कहा कि मैं यू टर्न लेता लेता मुल्क वज़ीर आज़म बन गया। बेइत्तेजाद झूठ जो है वो इस्लाम में झूठ ही है, उसको यू टर्न करने से उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं होती। आज आप देख लें कि मियां नवाज साहब के दौर में 100 रुपए की 2 किलो चीनी थी, आज 115 रुपए के किलो चीनी है। मियां नवाज साहब के दौर में 35 रुपए किलो आटा था, आज 85 रुपए किलो आटा है। मियां नवाज के दौर में डालडा, घी, कंगाल 125 से 130 रुपए किलो था, आज 350 रुपए हो चुका है। मियां नवाज साहब के दौर में ये सीमेंट की बोरी 450 की थी, आज 700 रुपए कीमत हो चुकी है। कहते हैं गरीब की बात। और जो सरिया 65 रुपए किलो था, आज 190 रुपए किलो हो चुका है। स्टॉक एक्सचेंज 54,000 इंडेक्स पर दी थी, आज वो 40-42 पे कौन लेके आए हैं? और खुद इमरान खान ने कहा था कि जब डॉलर 1 रुपया महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है। यहां तो हमने 103 में दिया, 173 पर हो गया। यहां तो डाका मारा जा रहा है। डाका मारने वाले कौन है? मौजूदा प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम। आज क्या हो रहा है? आज मैं समझता हूं जिस तरह DGIS की पोस्टिंग या तैनाती कितने दिन से कौम देख रही है, ये क्या कर रहे हैं? ये अदारों को मुलायम करने की सियासत, और चेयरमैन नैब को जिस तरह एक्सटेंशन दी गई। हम कहते हैं नैब ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए। नैब ऑर्डिनेंस में अगर अमेंडमेंट लानी है तो कौमी असेंबली पार्लियामेंट का इख्तियार है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो उधर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने लगाई हुई है, वहां जाते हैं ऑर्डिनेंस जारी करवा लेते हैं। कौम के साथ मजाक हो रहा है, आप मजाक बर्दाश्त नहीं हो। ठीक है राणा साहब, मैं घूम फिर के वहीं आऊंगा। मैंने आपकी बात काफी लंबी सुनी है सर, टाइम बहुत शॉर्ट होता है। मैं सिर्फ इतना सा जानने की कोशिश कर रहा था, क्या ये पार्टी क़यादत के लोगों को जेब देता है? मेरा सिर्फ इतना सा सवाल था सर। जी, मेरा सिर्फ इतना सा सवाल था, जो कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहे हैं अभी सियासी महाज पे लाके, क्या पार्टी क़यादत के लोगों को ये सब जेब देता है करना? यार जेब आपकी डेफिनेशन पता नहीं क्या आप समझ रहे हैं। इशू ये है सियासी पार्टियों में बात होती है और बात की जाती है पॉइंट्स पर। बिल्कुल। जब हमें अभी आपने सुना, मैं तो किसी की कैरेक्टर पर बात नहीं की, लेकिन जब आप कुरान में हमें सुनाई जाएगी तो फिर शरीय लिहाज से तो आप देना हमारा है।
मीडिया को क्रश किया जा रहा है, जहाँ पर एक मजदूर को क्रश किया जा रहा है। भाई खुद तो रियासत मदीना का नाम लेने वाले कहते हैं, भाई आरिफ अलवी ने कहा मेरा 2 लाख में तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। हमारे सदर ममनून हुसैन तनख्वाह 2 लाख ही लेते रहे, उन्होंने आते ही 8.5 लाख कर लिया। फिर इमरान खान ने कहा भाई मेरा भी 2 लाख में गुजारा नहीं होता, उन्होंने भी तनख्वाह बढ़ा ली, कैबिनेट मेंबर ने बना ली। लेकिन रियासत मदीना हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि बैतुल माल से वही तनख्वाह लेंगे जो एक मजदूर की है, और अगर मेरा गुजारा नहीं होगा तो फिर मजदूर की भी तनख्वाह करने की बात तो ये है कि अब तो शहरी भी कह रहे हैं कि खान साहब आए, 20,000 में हमारी जो तनख्वाह है आप उसमें गुजारा करके पूरा महीना करके दिखाते तो हम आपके गुलाम बनने को तैयार हैं। अवाम तो शायद अब ये राय रखती है। आलिया साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, तकरीबन 2 मिनट हैं आपके पास अपनी बात कहने को। क्या वाकई ऐसा है, मैं सवाल वही आपसे कर रहा हूँ कि जातियात पे बात करना पार्टी क़यादत के लोगों को ज़ेब देता है? बस इतना सा सवाल है मेरा। बात सिर्फ इतनी सी है, अभी इन्होंने बात की है ना कि जी अदारों को मलाइन करना। कौन से इदारों को मलाइन? इदारों को मलाइन तो तब किया जाता है जब डॉन लीक्स लाई जाती है और पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो है इदारों को मलाइन किया जाता है। पनामा लीक्स के आते ही 2016 से दिन रात फौज को गाली गलौज दी जाती है, कभी जलसों के अंदर नाम लेकर वो होते हैं इदारों को मलाइन करना। बात सिर्फ इतनी है कि जब ये नैब चेयरमैन की बात करते हैं, वही 34 अमेंडमेंट जो लेने के लिए ये हमारे दरवाजे के ऊपर खटखटाते रहे, उसमें से जो रीजनेबल अमेंडमेंट आती है तो इनको याद आ जाता है कि नैब चेयरमैन की तकर्री जो है वो तो नेशनल असेंबली से होनी चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि ये जो आप अब बात कर रहे थे, जो घटिया या जो गलीज लैंग्वेज मरियम बीबी ने इस्तेमाल की है, ये कोई नई नहीं है। पूरा शरीफ खानदान, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, नून लीग की तारीख ये रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नवाज शरीफ साहब बेनजीर साहिबा के खिलाफ गलीज जबान इस्तेमाल करते रहे, वर्ड्स में यूज नहीं करूंगी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब हम लोगों के बारे में, पीटीआई की खवातीन के बारे में वो किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। मरियम नवाज साहिबा इमरान खान साहब की फैमिली को लेकर जिस तरह की बातें करती रही, या आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब लंदन में खड़े होकर जिस तरह के खातून अव्वल के बारे में जबान इस्तेमाल करते रहे, या इन्हीं के वो जो इन्होंने जिसे कह दे नाजेबा जो तस्वीरों वाले पम्फलेट्स इन्होंने बेनजीर साहिबा और नुसरत भुट्टो के जो इन्होंने किए थे, ये लोग कौन ये आकर ये इन्होंने जो किया है। और शरीफ खानदान हमजा शहबाज किस तरह से वो आयशा अहद साहिबा के ऊपर तशद्दुद कराते रहे, या ख्वाजा आसिफ जो है वो शीरे मजारी के लिए जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहे, या आप राना सनाउल्लाह साहब की, हम ये नहीं कहते ये इन्होंने कौन सी पॉलिटिकल औरत को छोड़ा है, और अब तो ये बुशरा बीबी साहिबा खातून अव्वल के पीछे पड़े हुए। और जिस तरह की बात सिर्फ ये माइंड सेट है जो ट्रिकल डाउन। ठीक है आलिया साहब, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूं, बस इतना सा पूछूंगा कि ठीक है नवाज शरीफ या नून लीग ने करा होगा ये सब करा होगा, मैं सिर्फ इतना से जान रहा हूं कि जिस तरह से शहबाज गिल साहब का जो रद्द अमल आया, क्या वो भी ऐसे ही कर रहे हैं जैसे नून लीग कर रही थी? देखिए जी, शहबाज गिल साहब ने क्या कहा है, शहबाज गिल साहब ने सीधा सीधा ये कहा है, उन्होंने उनकी जातियात पर नहीं कहा, उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा है कि आप कौमी मुजरिमा हैं। क्या वो कौमी मुजरिमा नहीं है? क्या कैलबरी फोर्ट की जालसाजी उन्होंने नहीं की है? क्या वो जमानत पर अपने वालिद मोहतरम? ठीक है, बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। राना अरशद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। होना यही है कि अगर कोई दूसरा आप पे इल्जाम लगा रहा है तो वो ठीक है, और आप लगाएं तो फिर क्या ही बात है। हमारे लोग शुरफा हैं और आपके लोग करप्शन ज़्यादा हैं। मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी कुछ बात करेंगे बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, जाम कमाल साहब से रिलेट उस पर उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया, और फिर ऐलान करने के बाद जब अपोजिशन एक्टिव हुई, उन्होंने तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश करी। तो अब खान साहब से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने सिर्फ जिक्र किया था, मुस्ताफ़ी नहीं हुआ, तहरीरी तौर पर मैंने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया। मगर ये मामला इलेक्शन कमीशन तक जा पहुँचा है। जाम कमाल साहब ने एक ख़त भी लिखा इलेक्शन कमीशन को, क्या सूरत हाल है, तहरीक अदम एतमाद क्यों आ रही है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं मलिक सिकंदर खान साहब हैं, जो कि अपोजिशन लीडर हैं बलूचिस्तान से। सिकंदर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगे, क्या वाकई जाम कमाल साहब अपनी वजारत के अब काम के काबिल नहीं रहे जो तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है आपकी जानिब से? बहुत शुक्रिया जनाब। असल में किसी सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव
होना बड़ी जिम्मेदारी है। अवाम की जान और माल, इज्जत और आबरू, माशी तरक्की, रोजगार के तमाम जराए और अमन व अमान, ये सारी जिम्मेदारियां उन पे आती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें से वो जिम्मेदारियां जो पूरी करनी चाहिए थी वो उनसे नहीं हो सकी हैं। 3 साल से ये सारे मामलात पेचीदगी का शिकार होते जा रहे हैं और अच्छी नज़्म हुक्मरानी कायम करना ताकि माशरा फलाई माशरा बन जाए, ये भी इनके बस की बात नहीं रही है। शुरू से इन्होंने गैर मुंतखब लोगों को फंड्स देने शुरू किए, करोड़ों रुपए, उसका कोई हिसाब किताब अभी तक नहीं है। इसी तरह सेंस ऑफ गवर्नेंस, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है और ये गवर्नेंस का सेंस होना ये बहुत जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका अपना स्टेटमेंट है 18/6 को जब बजट पेश हो रहा था तो उन्होंने कहा कि जी मुझे बजट का पता नहीं था, मुझे 2 घंटे पहले बजट मिला, अपोजिशन को उसमें खामियां नजर आ रही हैं, उनको कैसे पता चलो। तो ये एक अजीब सी, ये कैसे वजीर आला बन सकते हैं। पार्टी सदारत से इन्होंने इस्तीफा दिया, आपकी ट्वीट किया, उसके बाद जो मीडिया पे और मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने ये बात कही, अखबारात में आए। अब उन्होंने कहा कि जी मैंने इस्तीफा नहीं दिया। हुकूमती अरकान से मुलाकात इनको गवारा नहीं थी, इसीलिए ये सारे वजीर, मुशीर, एडवाइजर वो मुस्ताफी हुए। उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किए। अब उसके बाद ये मैं कहता हूँ कि इनके सेंस को देख लीजिए। अब वो जाकर घरों के चौखटों पे जाकर वो बैठता है, मिन्नत से माजत करता है, ऑफर्स देता है, हर किस्म के ऑफर्स। तो ये एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है, उनमें वो सलाहियत ही नहीं है कि वो लीड करें, गवर्नेंस करें और वजारत उलिया का मनसब संभालें। तो ये अब अपोजिशन अराकीन को तो वो मुंतखब नुमाइंदे समझते ही नहीं थे, वो तो चलो अपनी जगह पे। लेकिन बजट जो इन्होंने बनाया है ये खुद कहते हैं कि मुझे नहीं पता। अब ये तमाम मामला तो आप तहरीक अदम एतमाद की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरा तो पहले तो ये सवाल कि पहले बार आपके पास कितने ऐसे नंबर हैं जो कि आपके हक में रहेंगे, और दूसरी जानिब क्या आप JUI के पास जाएंगे अपने हक में वोट डलवाने के लिए तहरीक अदम एतमाद पर? देखिए जी, मेरा खुद ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है। बलूचिस्तान असेंबली में अपोजिशन की जिम्मेदारी मेरे में। 14 अराकीन हुकूमत के जो नाराज लोग हैं उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पेश की है। 14 वो हैं, 23 हम अपोजिशन के लोग हैं। ये 37 तो ऑलरेडी वो भी जानते हैं, मतलब नंबर पूरे हो गए आपके पास। 37 है, हमें चाहिए 33 हैं। ठीक ठीक। इस वक्त हमारे पास 37 लोग हैं। और अगर नवाब सनाउल्लाह आ जाते हैं, नवाब सनाउल्लाह पीपल्स पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है और ये भी कहा कि जी मैं अपोजिशन के हक में वोट इस्तेमाल करूंगा। अच्छा सेकंड साहब, बस मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, फिर मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ। जिस तरह से पे जाम कमाल साहब ने कहा है कि आप भले नाराज भी हो गए हो मगर हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ ही रहेंगे, तहरीक अदम एतमाद कुछ नहीं आ रही, ये सिर्फ एक शोशा छोड़ा गया है, आप हैं उनके साथ या नहीं है? नहीं, हम तो किस हवाले से, हमने तो शुरू में ये इस तहरीक को का बुनियाद हमने अपोजिशन ने रखा है। शुरू में हम अपोजिशन ने ये तहरीक अदम एतमाद पेश किया, उसको गवर्नर और उस सिलसिले पे उन्होंने उसमें कुछ टेक्निकल वो बना के तो वो अभी तक वो एज इट इज पड़ा हुआ है, हमें उसका कोई नकल भी नहीं मिला। ठीक है, कोई ऐसी बात नजर नहीं आती। बहुत शुक्रिया मलिक सिकंदर खान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जो बलोचिस्तान की सूरत हाल है उस पर वाकई तौर पे ये नजर आता है कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाने में कामयाब हो सकती है। उनके नंबर गेम पूरे हो चुके हैं, बल्कि ज्यादा ही है उनके पास। अब देखना है कि जाम कमाल साहब सीट पर बैठते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।